जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सॉल्वेंट मॉडल पेपर है एग्जाम 2025 के लिए, एग्जाम 2026 के लिए। पेपर का नाम है प्राचीन भारत का समाज और राज्य, इंडियन सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, चलिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर कोड है वो पेपर कोड है AAC 203। ठीक है, और ये जो आपका क्लास है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे जो एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए, बशर्ते आपका जो पेपर का नाम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सोसाइटी एंड स्टेट ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत का समाज और राज्य आपके पेपर का नाम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन भारत में कितने गुण थे? 2, 3, 4 या फिर 5। प्राचीन भारत में गुण पूछ रहा है कितने थे, तो प्राचीन भारत में 4 गुण थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, धर्म का स्रोत क्या है? पैसा है, वेद है, रीत है या फिर कानून है? धर्म का स्रोत पूछ रहा है, धर्म का स्रोत है रीत। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। गुरुजी रीत क्या होता है? धर्म का स्रोत अगर रीत है तो रीत है क्या? चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रीत का मतलब है कि जगत की व्यवस्था। ठीक है, प्राकृतिक नियम, सत्य या ईश्वरीय नियम। रीत का मतलब क्या है? जगत की व्यवस्था, प्राकृतिक नियम, सत्य या फिर ईश्वरीय नियम। यह वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रीत क्या है? वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। रीत के आधार पर ही सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिन रात आदि चलते हैं। रीत को ब्रह्मांड का भौतिक क्रम, बलिदान का क्रम और ठीक है दुनिया का नैतिक नियम भी माना जाता है। ठीक है, अब समझ में आया धर्म का स्रोत इसे क्यों कहा गया है रीत को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और ये सारे PDF नोट्स आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से? वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं पर आपके कॉलेज से इन्फॉर्मेशन, जितने भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो सारी चीज़ें आपके उसी में सेंड कर दी जाती हैं कि एग्ज़ाम कब से होने वाले हैं। ठीक है, आपका रिजल्ट कब से आने वाले हैं और सारी चीज़ें PDF नोट्स भी सेंड कर दी जाती हैं टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चले, और सभी चीज़ें दोस्तों बिल्कुल फ्री में है, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। जैसे इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिवर्ग क्या है? त्रिवर्ग क्या है दोस्तों? त्रिवर्ग है धर्म, अर्थ और काम। ठीक है, त्रिवर्ग क्या है? धर्म, अर्थ और काम। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, चतुर्वर्ग क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये आपके चतुर्वर्ग होते हैं। ठीक है, और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पुरुषार्थ बोला जाता है और ये हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और पूछा भी जाएगा। ठीक है, देखिए चातुर्वर्ग क्या है? संस्कार है, वर्ण है, गुण है या पुरुषार्थ? देखिए पुरुषार्थ क्या है? चातुर्वर्ग है, क्योंकि पुरुषार्थ में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आपके आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, उपनयन का दूसरा नाम क्या है? यज्ञ, यज्ञोपवीत, कर्म या फिर द्विज? उपनयन का दूसरा नाम क्या है? उपनयन का दूसरा नाम यज्ञोपवीत है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, उपनयन एक प्रकार का संस्कार है। ठीक है, उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार या व्रत बंध संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पता चल गया उपनयन संस्कार के कितने नाम हैं। देखें, इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है उपनयन संस्कार को, और इसे व्रत बंध संस्कार भी कहा जाता है उपनयन संस्कार को। ठीक है, ये हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं, उनमें से एक है उपनयन संस्कार। ठीक है, चले नेक्स्ट क्या है देखें, द्विज की श्रेणी में कौन सा वर्ण नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र? तो द्विज की श्रेणी में देखें आपके ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र आपके द्विज की श्रेणी में नहीं थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, द्विज की श्रेणी में शूद्र वर्ण शामिल नहीं था, बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शामिल थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोगों को द्विज कहा जाता है, जिसका अर्थ है 2 बार जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें
कह रहा है कि ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है वेद के मार्ग पर चलना। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इसे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, ठीक है। और जल्द ही आप लोगों के मॉडल पेपर तो आ गए हैं, आप लोगों के जल्द ही क्वेश्चन पेपर आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम अप्रैल में है, ध्यान रखिएगा, अप्रैल से एकदम 100% आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के, ठीक है। संस्कार का अर्थ क्या है, क्योंकि देखिए 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, सम सेमेस्टर का सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का, वो अप्रैल में शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है अप्रैल में, ठीक है। संस्कार का अर्थ क्या होता है दोस्तों, परिशुद्धि होता है संस्कार का अर्थ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। संस्कार का अर्थ परिशुद्धि क्यों होता है सर, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए संस्कार का मतलब क्या है, तो संस्कार शब्द का अर्थ है शुद्धिकरण, अच्छे गुण, अच्छे व्यवहार, अच्छे कर्म और अच्छा रहन सहन। संस्कारों का मकसद व्यक्ति को उसके समुदाय का योग्य सदस्य बनाना होता है। संस्कारों से मनुष्य की शुद्धि होती है और उसमें नई शक्ति आती है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पुंसवन क्या है, पुंसवन क्या है बताने का प्रयास करेंगे। ऋण है, गुण है, संस्कार है या पुरुषार्थ है। पुंसवन एक प्रकार का संस्कार है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। पुंसवन का मतलब है गर्भवती महिला के लिए किया जाने वाला एक संस्कार। यह हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से दूसरा संस्कार है। पुंसवन संस्कार गर्भावस्था के दौरान किया जाता है, ठीक है। चले सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम अच्छे से आप लोगों को बताई जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतर आया आप लोगों का, बहुत बच्चों ने अपना रिजल्ट भी सेंड किया था। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7607574584, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट भी लगता है तो स्क्रीनशॉट लेकर के उसे सेंड करके डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। चले इसमें देखें टॉपिक पर आते हैं, ये बैक क्यों नहीं हो रहा, चले टॉपिक पर आते हैं। विद्यारंभ के पश्चात कौन सा संस्कार आता है। विद्या के आरंभ हो जाने के बाद आप लोगों का उपनयन संस्कार आता है, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। विद्या आरंभ होने के बाद कौन सा संस्कार आता है, उपनयन संस्कार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। अंतिम संस्कार कौन सा है, तो अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अंतिम संस्कार जिसे अंत्येष्टि संस्कार भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है, जो व्यक्ति के जीवन के 16 संस्कारों में से सबसे आखिरी संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोगों का क्या पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्य में प्रथम बार आश्रमों का वर्णन है। किस साहित्य में बताइए, ऐतरेय ब्राह्मण में, मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में या फिर जाबालोपनिषद में। किस साहित्य में प्रथम बार आश्रमों का वर्णन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाबालोपनिषद में, ठीक है, प्रथम बार आश्रमों का वर्णन किया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन जाबालोपनिषद में मिलता है, जिसमें जीवन के 4 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ब्रह्मचर्य का उल्लेख किस में है, जाबालोपनिषद में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख किस में है, जाबालोपनिषद में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रजा राजा को जो कर देती है यानी टैक्स देती है वह उसका वेतन है, अतः उसे भृत्य एवं दास की तरह जनता की सेवा करनी चाहिए, यह कथन है। ये स्टेटमेंट दिया गया है शुक्र के द्वारा, बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बौद्ध साहित्य में कौन सा वर्ण गणपति कहलाता था। सॉरी गणपति है, गणपति नहीं है, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस। तो बौद्ध साहित्य में इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र, इनमें से कौन गहपति कहलाता था। तो इसमें जो आपके शूद्र हैं
इन्हें गहपति कहा जाता था बौद्ध साहित्य में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सप्तांग में कौन सम्मिलित नहीं है, स्वामी, अमात्य, दुर्ग या समाहर्ता। तो देखें बौद्ध साहित्य में आपके समाहर्ता जो है या फिर समहर्ता, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे डी ऑप्शन आपका राइट है। सप्तांग में सम्मिलित नहीं है, बाकी स्वामी, अमात्य और दुर्ग आपके शामिल है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका कभी गलत ही नहीं होगा, ठीक है। देखिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य को 7 अंगों के रूप में वर्णित किया, जिन्हें सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। सप्तांग के अंग कौन कौन से हैं? देखिए सप्तांग के 7 अंग हैं। पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष है, छठा दंड है और सातवां क्या है? मित्र है। राजा स्वामी क्या है? राजा या फिर शासक। अमात्य कौन होते हैं? मंत्री या अधिकारी। जनपद राज्य या क्षेत्र या जनसंख्या। दुर्ग किले या सुरक्षा। कोष राज्य का खजाना या फिर धन। दंड क्या है? दंड या फिर शक्ति। मित्र सहयोगी या मित्र राज्य, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें मौर्य प्रशासन में कौन करों को एकत्र करता था, ठीक है। टैक्स को इकट्ठा कौन करता था मौर्य साम्राज्य में या फिर मौर्य के शासन काल में? टैक्स को इकट्ठा कौन करता था? तो जो समहर्ता होते थे, ठीक है, ये टैक्स को इकट्ठा करते थे मौर्य प्रशासन में या फिर मौर्य शासन काल में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें कह रहा है कि प्राचीन राज्य की प्रकृति थी, तानाशाही थी, कल्याणकारी राज्य थे, वंशानुगत राज्य या कुराज्य। तो प्राचीन राज्य की जो प्रकृति थी, प्रकृति इनका वंशानुगत होता था, ठीक है, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा प्राचीन काल में प्राचीन राज्य की प्रकृति होती थी। यानी प्राचीन काल में जो राज्य होते थे उनमें यह नियम था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, किस काल में कायस्थ जाति अस्तित्व में आई? मौर्य काल में, शुंग में, कुषाण में या फिर गुप्त? किस काल में जो कायस्थ जाति है यह अस्तित्व में आई? तो कुषाण काल में कायस्थ जाति जो है अस्तित्व में आई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए किस पुस्तक में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। 16 महाजनपदों में पूछा जाता है कि इनमें से कौन 16 महाजनपदों में से नहीं है। तो जब आपको 16 महाजनपदों की नाम याद रहेगा तभी आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक या फिर अशाक, अवंती, गांधार, कंबोज और चेदी, ये 16 महाजनपद थे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में राज्यसभा का वर्णन है? राज्यसभा का वर्णन किसमें है? अंगुत्तर निकाय में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र में राज्य के कितने अंगों का उल्लेख है? 2, 3, 5 या फिर 7? धर्मशास्त्र में पूछ रहा है राज्य के कितने अंग हैं। तो धर्मशास्त्र में राज्य के 7 अंग हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सातों अंगों के नाम मैंने ऊपर आपको बताए हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे। धर्मशास्त्र का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही फेमस पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं पीवी कांडे हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में वर्णित है जाति या फिर वर्ण या फिर दोनों? ऋग्वेद में क्या वर्णित है? ऋग्वेद में वर्ण वर्णित है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, ये स्टेटमेंट मनु ने दिया है, ठीक है। स्त्री स्वतंत्र नहीं है, मनु ने स्टेटमेंट दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चले कौन सा विवाह सर्वोत्तम था? असुर विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह या दैव विवाह? दैव माने देवी देवताओं वाले विवाह। तो इनमें से कौन, ठीक है, सबसे सर्वोत्तम विवाह था?
तो जो आपका ब्रह्म विवाह है इन सब में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम था। बी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ण शब्द का अर्थ है, वर्ण शब्द का अर्थ होता है वर्ण करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें, वर्ण व्यवस्था में वैश्य का स्थान है, वर्ण व्यवस्था में वैश्य का स्थान तीसरा है। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक है, ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण आपके पहले नंबर पर आते हैं, उसके बाद आपके क्षत्रिय आते हैं, उसके बाद आपके वैश्य आते हैं। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर हैं, और वैश्य के बाद क्या आते हैं, शूद्र आते हैं, शूद्र आपके चौथे नंबर पे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, चले तो वैश्य तीसरे स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, देखें, जाति व्यवस्था के उद्भव में प्रजाति विभेद का कारण माना, किसने माना है, हर्बर्ट रिजले ने माना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जाति शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, तो जाति शब्द की व्युत्पत्ति जन धातु से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय शब्द का प्रयोग हुआ है जुलाहा में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आश्रम व्यवस्था का सही क्रम है, बताइए इन चारों में से कौन है आश्रम व्यवस्था, और आश्रम व्यवस्था का सही क्रम क्या है, यानी सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य आता है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, उसके बाद संन्यास। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, पहला पहला आप लोग अक्षर याद कर लीजिए, ब्रगृवास। ठीक है, ब्रगृवास। ठीक है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्य का प्रमुख कार्य था, यानी जो वैश्य होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सबका अलग अलग काम होता था। तो जो वैश्य होते थे ये व्यापार करते थे, व्यापारी थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। मुख्य रूप से इनका व्यवसाय व्यापारी थे मुख्य रूप से। ठीक है ना, मोक्ष शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किससे, मोक्ष शब्द से हुई है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया आपसे, ब्रह्मवादिनी कौन थी, ब्रह्मवादिनी, तो ब्रह्मवादिनी वैदिक विदुषी स्त्री थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजापत्य क्या है, तो राज्य का प्रकार है, विवाह का प्रकार है, सिक्के का प्रकार है, या कला का प्रकार है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल विवाह का प्रकार है प्रजापत्य। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि वैदिक काल में किस प्रकार के राज्य का प्रचलन था, जनराज्य थे, स्वराज्य थे, गणराज्य थे, या वैराज्य थे। तो गणराज्य और राजतंत्र दोनों थे प्राचीन काल में, और इसमें वैदिक काल में किस प्रकार के राज्य का प्रचलन पूछ रहा है, तो प्रचलन जन राज्य था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है आपसे, पूछा गया कि अनार्थ का रंग था सफ़ेद, लाल, काला या पीला। काला था अनार्थ का रंग। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्वितीय पुरुषार्थ क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार प्रकार के देखिए बहुत ही अच्छे से दिया भी गया है। धर्म आपका पहले पे है, अर्थ आपका दूसरे पर है, राइट आंसर है आपका बी। ठीक है, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों आपके पुरुषार्थ हैं, और चारों एक लाइन से दिया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सफेद प्राचीन वेद कौन सा है। सफेद पूछा है, सबसे प्राचीन वेद नहीं पूछा है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, और सफेद प्राचीन वेद पूछा है तो यजुर्वेद आपका सफेद प्राचीन वेद है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 39 का। ध्यान से देखेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद यानी सफ़ेद यजुर्वेद
और कृष्ण यजुर्वेद यानी काला यजुर्वेद दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद माने सफ़ेद यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद माने काला यजुर्वेद। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्रों का संग्रह है। ठीक है, यानी जो सफ़ेद यजुर्वेद है इसमें क्या है, केवल मंत्रों का संग्रह है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद यानी काला यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ व्याख्याएं भी शामिल हैं। यजुर्वेद मुख्य रूप से यज्ञ कर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राचीन भारत में कितने प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे? प्राचीन भारत में आपके 5 प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे। तो गुरुजी प्राचीन भारत में 5 प्रकार के यज्ञ थे, कौन कौन से थे? तो पंच महायज्ञ कहा जाता था इन्हें। ठीक है, इसमें थे आपके ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 प्रकार के यज्ञ होते थे प्राचीन भारत में। ठीक है, बहुत ही प्रचलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक आधार क्या हैं? पुरुषार्थ है, ठीक है, या फिर यज्ञ है, ऋण है या संस्कार है? आश्रम व्यवस्था के मनोवैज्ञानिक आधार संस्कार होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। संस्कार का अर्थ है मनुष्य के व्यक्तित्व और चरित्र का क्रमिक विकास। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के विभिन्न चरणों में संस्कारित करना है ताकि वह आध्यात्मिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में हिंदू राज्य के कौन अंग नहीं है? तो हिंदू राज्य के देखिए दुर्ग है, स्वामी भी है, न्यायालय जो है हिंदू राज्य के, राज्य पूछा है तो राज्य का अंग नहीं है न्यायालय। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट कौटिल्य ने दिया है यानी चाणक्य ने। ठीक है, किसमें? अर्थशास्त्र में इन्होंने ये जो कथन है इसको दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सभी लोग मेरे पुत्र हैं, यह कथन है। ये स्टेटमेंट अशोक का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलें ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। राजतंत्र पर नियंत्रण के उपाय निम्न में से कौन नहीं थे? बताइए, न्यायालय, मंत्रिमंडल, समिति या फिर जनमत? राजतंत्र पर नियंत्रण यानी जो राजतंत्र होते थे उस पर नियंत्रण होता था, तो उस नियंत्रण में उपायों में से कौन इन चारों में सम्मिलित नहीं है? न्यायालय आपका सम्मिलित नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। मंत्रिमंडल, समिति और जनमत ये तीनों होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें कहा गया है, इन चारों में से किसमें कहा गया है कि राजा ही प्राणियों का रक्षक होता है, वही विनाशक भी, जो धर्मात्मा है वही रक्षक है वही विनाशक है? महाभारत में कहा गया है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसने कहा है कि ये स्टेटमेंट किसका है? बिना उद्देश्य के कोई किसी को कुछ नहीं देता, अतः राजा से सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा में प्रजा उसे कर देती थी यानी टैक्स देती थी। तो यह अपरार्क का स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस साहित्य के अनुसार रक्षा न करने वाले, कर ऐंठने वाले यानी टैक्स को लेने वाले, प्रजा का धन लूटने वाले तथा सही नेतृत्व न करने वाले राजा की प्रजा द्वारा मिलकर हत्या कर देनी चाहिए? महाभारत में कहा गया है। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन कला में शासन सूत्र अनुवांशिक राजा के हाथ में न होकर गण अथवा संघ के हाथ में होता है। प्राचीन साहित्य में ऐसे राज्य को कहा है, प्राचीन राज्य में ऐसे राज्य को क्या कहा गया है? ऐसे राज्य को वैराज्य कहा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, जिसमें एक ही साथ दो राजाओं का शासन होता था
उसे कहते थे द्वैराज कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस ग्रंथ के अनुसार जो राजा प्रजा को सताता था अथवा सार्वजनिक धन का घोटाला करता था उसे नरक का दुख भोगना पड़ता था? तो यह शुक्र नीति सार के अनुसार डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कन्या को अच्छे वस्त्रों से भली प्रकार अलंकृत कर उसका पिता शीलवादन और वेदों में निपुण वर को बुलाकर कन्या को आदर के साथ विधि पूर्वक देता था, कौन सा विवाह था? तो यह दैव विवाह होता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर आप लोग पढ़े हैं ध्यान से, पहले क्या होता था कि देखते होंगे कि जो देवी देवता होते थे या फिर बड़े राजा महाराजा होते थे तो वहाँ आपके स्वयंवर होता था। स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजा आते थे और उसमें से जो स्त्री होती थी या फिर कोई प्रतियोगिता रखा जाता था और जो प्रतियोगिता जीतता था स्त्री उसी से विवाह करती थी। ठीक है, जैसे महाभारत में अर्जुन को मछली का जो आँख है उसको भेदना था, इसी के लिए पांचाली से उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, चलें, हालांकि बाद में बहुत सारी लंबी कहानी है, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, मैंने शॉर्टकट में बताया आपको। देखिए, किस विद्वान ने वर वधु की तुलना बाधा दौड़ से की है? तो हरिदत्त वेदालंकर ने की है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अतिथि यज्ञ को कहा जाता था। अतिथि यज्ञ को क्या कहा जाता था? तो इसे नृ यज्ञ कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। अतिथि यज्ञ को क्या कहा जाता है? नृ यज्ञ। बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा क्यों? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, अतिथि यज्ञ को नृ यज्ञ और मानव यज्ञ भी कहा जाता था, जो 5 दैनिक यज्ञों में से एक है, जो मैंने ऊपर पढ़ाया आपको। ठीक है, जिसमें गृहस्थ के घर आए किसी भी अतिथि को सम्मान देना और उन्हें जल अन्न आदि से संतुष्ट करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसमें जाति शब्द का उल्लेख जन समुदाय के अर्थ में किया गया है? तो गौतम धर्म सूत्र में। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बौधायन के अनुसार ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान को कहा जाता था? तो आयुगव कहा जाता था। ठीक है, 56, या फिर उग्र कहा जाता था, या फिर अम्बष्ट, या फिर मागध। बौधायन के अनुसार यदि ब्राह्मण पुरुष है और वैश्य स्त्री है, उनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसे अम्बष्ट कहा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गौतम के अनुसार शूद्र पुरुष और वैश्य स्त्री के संबंध से उत्पन्न संतान को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आयोगव कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रास तरंगिणी में छत्रियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? रास तरंगिणी को लिखा किसने है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो रास तरंगिणी में जो छत्रियों के प्रकार हैं वो 36 प्रकार बताए गए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। रास तरंगिणी को किसने लिखा है? कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चले, इसमें देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आर्यों के समय में यानी वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो देखें, सबसे पहले व्यवसाय पर आधारित थी, बाद में आपके जन्म पर ये आधारित होने लगी। ठीक है, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है पहले व्यवसाय पर थी, बाद में जन्म पर हो गई। चलिए आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था मुख्यतः व्यवसाय यानी पेशे पर आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक समाज में वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यक्ति के कार्य और योग्यता के अनुसार निर्धारित होते थे, न कि जन्म या जाति के आधार पर। ठीक है, देखिए, प्राचीन वैदिक काल में जो आपके 4 वर्ण हैं, ठीक है, इनका ये कर्म पर आधारित था। यानी जो ब्राह्मण है वो शिक्षा, पूजा पाठ और ज्ञान का कार्य करते थे। जो क्षत्रिय हैं शासन और सैन्य कर्तव्य, जो वैश्य हैं कृषि पशुपालन और व्यवसाय करते थे। शूद्र सेवा और शारीरिक श्रम करते थे। ठीक है, बाद में उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई।
जिससे जाति प्रथा का विकास हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? महाभारत के शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चले ये लास्ट क्वेश्चन है, चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किस में किया गया है? तो यह आपका धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, इन दोनों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख किया गया है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र दोनों में। ठीक है, चले अच्छा, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।